स्वागत है बच्चों। पढ़ने वाले हैं हम सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। तो चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों ये। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है बच्चों, विच टाइप ऑफ एजुकेशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए कौन से प्रकार की शिक्षा उपयुक्त है बच्चों। तो जो बच्चे सामाजिक रूप से वंचित है उन्हें आप कैसी शिक्षा दोगे बच्चों। ठीक है, क्या उन्हें अनौपचारिक शिक्षा दोगे, क्या विशेष शिक्षा दोगे, समावेशी शिक्षा या धार्मिक शिक्षा बच्चों। तो बच्चों बताओ, इनफॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन। तो बच्चों हमने बात पढ़ी है इंक्लूसिव एजुकेशन। अच्छा, 16 अप्रैल को है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जो बच्चों इंक्लूसिव एजुकेशन हमने पढ़ा है, सबके लिए शिक्षा, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है और हर एक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है, इसको कहते हैं बच्चों इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चों। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा को क्या होती है बच्चों, जिसमें किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती है। जैसे बच्चा अपने परिवार से सीखता है तो किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं है, कुछ भी बोल दो, कभी उठो, कभी कुछ सीख लो। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस के अंदर, अकेडमीज के अंदर जो शिक्षा होती है वो औपचारिक होती है, वहां पे आपको औपचारिकता पर ध्यान देना होता है। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों। स्पेशल एजुकेशन जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनके लिए दी जाती है बच्चों। रिलीजियस एजुकेशन वैसे स्पेशल कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कई धर्मों में दी जाती है रिलीजियस एजुकेशन भी बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर आ जाएगा बच्चों कौन सा, इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है बच्चों, जरा ये देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एडोलसेंस अंडर एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो बच्चों साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो है एरिक्सन की बच्चों, ठीक है, तो वो क्या कहती है बच्चों, कौन सी बात आपको बतानी है सही है, कौन सा कथन सही है। इको आइडेंटिटी इज ए पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट। अहम की पहचान एक सकारात्मक मनोसामाजिक पहलू है। ईगो आइडेंटिटी एक नकारात्मक है, ये एक तटस्थ, मतलब इससे कुछ लेना देना नहीं है, तट पे रहना, किनारे पे रहना। ईगो आइडेंटिटी इज नॉट जस्ट अ साइको सोशल एस्पेक्ट। तो क्या तुम्हें एरिक्सन की ईगो आइडेंटिटी का मतलब तुम्हें अगर पता चल जाए तो कहानी समझ आ जाएगी तुम्हें। ठीक है, ईगो आइडेंटिटी का मतलब यहां नेगेटिव सेंस में नहीं है। ईगो आइडेंटिटी का मतलब है खुद की पहचान। ईगो आइडेंटिटी का मतलब है यहां पे पहचान, आपके अंदर कौन सा गुण है जिसके बारे में, जिसको आपको, उसको कहते हैं ईगो आइडेंटिटी बच्चों। अहम मैं, ठीक है, हिंदी में पढ़ो एक बार इसका। अहम पहचान मतलब आप क्या कर सकते हो, खुद की पहचान। क्या आप डॉक्टर बन सकते हो, क्या आप टीचर बन सकते हो, क्या इंजीनियर बन सकते हो। अब पहचान वाली बात आती है बच्चों, पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व, ये आपकी चौथी स्टेज है ना। याद है तुम्हें, आस्था स्वामी ने पहले बनाई, ठीक है, पहचान, पहले परिश्रम से बनाई पहचान। तो पहचान वाली ये देख लेना कौन सी स्टेज है। तो ईगो आइडेंटिटी पॉजिटिव सेंस में लेंगे बच्चों, तो इसका आंसर आएगा अहम पहचान एक सकारात्मक मनोसामाजिक पहलू है। इसे व्यक्ति को पता चलता है कि तुम्हारे अंदर क्या खूबी है, किसमें तुम एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो ए आंसर आएगा इसका। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, तो ए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है ये बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सीन इन ए क्रिएटिव चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सृजनात्मक बच्चे के अंदर नहीं होती बच्चों। तो कौन सी ऐसी विशेषता है। सीडीपी की क्लास है बच्चों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, एचटेट सीटेट के लिए। तो बच्चों क्रिएटिव बच्चे के अंदर कौन सी गुण नहीं होते बच्चों। डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब याद करो बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था जब क्रिएटिविटी वाला चैप्टर करवा रहा था कि क्रिएटिविटी के अंदर हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। क्रिएटिविटी कब आएगी आपके अंदर, जब आप एक ही चीज के ऊपर कई तरीके से सोचोगे। ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है बच्चों, वो क्रिएटिव बच्चे की क्या होती है। डाइवर्जेंट का क्या मतलब होता है, एक ही चीज के कई पहलुओं के ऊपर आप सोच करोगे। डाइवर्जेंट का मतलब रहता है फैलना। तो जब आप बहुत सारी संभावनाओं के बारे में सोचोगे, बहुत सारी संभावनाओं के बारे में सोचोगे, तो इसको कहेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग।
ठीक है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग तो बच्चों क्रिएटिव बच्चे की क्या होती है, पहचान होती है। तो इसका उल्टा जो होता है बच्चों, वो होती है कन्वेंशनल, एक इसके उल्टी होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो कन्वर्जेंट तो नहीं है बच्चों, यहाँ पे कन्वेंशनल थॉट है बच्चों। कन्वेंशनल का मतलब क्या है बच्चों, पारंपरिक विचार, जैसा लोग सोचते हैं वैसा ही तुम सोचो। पारंपरिक विचार यहाँ पे बच्चों रूढ़िवादिता को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग सोचते थे वैसा ही सोचो। ठीक है। तो अगर आप पुराने तरीके से ही सोचते रहोगे, नए विचारों का आप जब तक स्वागत नहीं करोगे, तो क्रिएटिविटी कैसे आएगी? तो ये डी गलत हो जाएगा। ठीक है। जिज्ञासा बच्चों क्रिएटिविटी की पहचान है, कल्पनाशीलता भी बच्चों क्रिएटिविटी की पहचान है, लेकिन पारंपरिक विचार नहीं है बच्चों। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि जैसे हमारे पुराने जमाने के लोग करते थे, अगर वैसा ही करता रहोगे, कुछ नया नहीं करोगे, तो बच्चों इसको क्रिएटिविटी नहीं कहते, ये तो रूढ़िवादिता हो जाएगी। समझ गए? तो कन्वेंशनल थिंकिंग बच्चों गलत है। यहाँ पे क्रिएटिव बच्चे के अंदर कन्वेंशनल थिंकिंग नहीं होती। वो दो चीजों, कन्वेंशनल थिंकिंग मतलब पुराने तरीके से सोचना, ठीक है, प्रिमिटिव तरीके से सोचना। तो कन्वेंशनल थिंकिंग नहीं होती, वो उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, वो चीजों को अलग तरीके से सोचता है। ठीक है। तो तुम में से है कोई क्रिएटिव? जैसे तुमने देखा होगा वो थ्री इडियट्स मूवी के अंदर जो आमिर खान होता है, वो क्रिएटिव है बच्चों। ठीक है। जैसा लोग करते हैं वो वैसा नहीं करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन? ऐसा कौन सा गुण है बच्चों जो समाजीकरण की जो प्रोसेस है उस पर धनात्मक प्रभाव नहीं डालेगा? यानी कौन सी ऐसा गुण है जो समाजीकरण के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा? सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, स्वीकृत सामाजिक भूमिकाओं का निभाना, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, सामाजिक पूर्वाग्रह का विकास। तो पहले तो सारी बातों का मतलब होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए तुम्हें। तो पहली लाइन का ये मतलब है, क्वेश्चन समझ आ गया ना तुम्हें? कौन सी बात समाजीकरण के लिए सही नहीं है ये बताना है बच्चों। तो बताओ क्या बता दिया? डी बता दिया बच्चों ने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बहुत बढ़िया। बताओ। तो डी जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है बच्चों। सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार का मतलब है कि जैसा समाज चाहता है कि आप उनके साथ व्यवहार करो, आप वैसा ही व्यवहार कर रहे हो। समाज में सभी लोगों से प्यार प्रेम सादर कर रहे हो उनका, तो ये सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार है। समाज क्या नहीं चाहता कि भाई आप गाली गलौज करो, अग्रेसिव नेचर हो आपका। तो अगर आप समाज में जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा ही आपका व्यवहार है, तो आप सामाजिक बंदे हो। ठीक है। स्वीकृत सामाजिक भूमिकाओं का निभाना, सामाजिक के अंदर हर एक व्यक्ति की एक भूमिका है, जैसे बड़ों का आदर करो, अपने धर्म का इज्जत करो। ठीक है। तो बहुत सारे सामाजिक नियम है। अपने घर पे कोई अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार करो, तो ये सामाजिक नियम है बच्चों। तो अगर आप इनको निभा रहे हो तब भी तुम सामाजिक हो बच्चों। सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, आपका जो एटीट्यूड है वो सोशल है, तब भी आप सामाजिक हो। लेकिन सामाजिक पूर्वाग्रह का विकास, तो सामाजिक पूर्वाग्रह का विकास का मतलब है वही बात बच्चों जो समाज में पूर्वाग्रह जो होते हैं ना बच्चों, जो पहले से जो नेगेटिव चीजें चली हुई हैं समाज में, उनको पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक है। ज्यादातर नेगेटिव सेंस में इसको लिया जाता है। जैसे समाज के अंदर भाई कई अभी भी ऐसी जगह है कि भाई लड़कियां लड़कों से इन्फीरियर होती है, तो ऐसी सोच भाई, ठीक है, तो ऐसी सोच नेगेटिव सेंस के को बढ़ावा देती है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो डी आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। अभी भी बहुत जगह ऐसी सोच है, हालांकि भारत ने बहुत विकास कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको ऐसी सोच वाले व्यक्ति मिलेंगे। लड़कियों को एजुकेशन नहीं देना, क्या करना है, अगर किसी का शादी करने के बाद बच्चे तो संभालने ने, तो ऐसे ऐसे विचार बच्चों। ठीक है। हाँ, हमारी जाति सर्वश्रेष्ठ है, ये तुच्छ जाति के हैं, इस प्रकार के जो विचार हैं इन्हें कहते हैं सामाजिक पूर्वाग्रह। तो ऐसी सोच बच्चों सोशलाइजेशन का पार्ट नहीं होनी होनी चाहिए आपकी। वाइगोत्स्की की जो बच्चों जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कौन सा है बच्चों? वाइगोत्स्की का निकटवर्ती विकास क्षेत्र कौन सा है? तो वाइगोत्स्की ने कहा था भाई निकटवर्ती विकास क्षेत्र वो है जिसमें बच्चा पहुंच सकता है किसी की सहायता से। बच्चे को जो आता है उसकी आप थोड़ी हेल्प कर दोगे तो उससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करेगा। ठीक है। तो जब आप उसकी स्कैप फोल्डिंग कर दोगे, तो निकटवर्ती विकास क्षेत्र वो एरिया होता है जो सहायता से बच्चा प्राप्त कर लेता है। हाँ, जेंडर स्टीरियोटाइप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है। तो बताओ क्या आएगा बच्चों?
तो व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, जो बच्चा अकेला कर सकता है, ये तो बात आएगी नहीं बच्चों, ठीक है। व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, ये वही बात हो गई बच्चों। कैन नॉट डू इंडिपेंडेंटली, दोनों में फर्क है। जो बच्चा अकेला कर सकता है, दूसरा कह रहा है जो बच्चा अकेला नहीं कर सकता है। व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। जो नॉलेजेबल पर्सन की मदद से कर सकता है बच्चा, उसी को बच्चों जेडपीडी कहते हैं। नॉलेजेबल पर्सन को क्या कहते हैं? एमकेओ, ठीक है। तो ऑप्शन थोड़े इंग्लिश में है, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज आपको इंग्लिश की भी होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश की तो थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर होनी चाहिए, हिंदी की तो 100% नॉलेज होनी चाहिए। अपनी मातृभाषा नहीं आएगी तो तुम्हें फिर क्या आएगा, ठीक है। चलो, तो एक आधी वर्ड इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो क्या करें, एग्जाम का ऐसा ही पैटर्न है, ठीक है। मेरा बस चले तो मैं इंग्लिश का पेपर भी हिंदी में करवा दूं, ठीक है। यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित प्रदर्शन हासिल नहीं करता, ठीक है, तो कारण पता लगाने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाएगा? इफ अ लर्नर डज नॉट अचीव द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, व्हाट टाइप ऑफ द टेस्टिंग इज डन टू फाइंड आउट द रीजन। तो ये कह रहा है भाई, बच्चे से आपने जो उम्मीद की थी, बच्चे ने वैसा प्रदर्शन नहीं किया। आप चाह रहे थे कि भाई बच्चे के 90% नंबर आ जाएं, लेकिन बच्चे के 70% आए। तो बच्चे ने, लग रहा था 90% आ जाएंगे, लेकिन 70% आए। तो अब आप ऐसा क्यों नहीं कर पाया, बच्चा 90% नंबर क्यों नहीं ले पाया? तो कौन सी विधि का यूज करोगे जानने के लिए? क्या आप फॉर्मेटिव विधि का यूज करोगे, या डायग्नोस्टिक विधि का यूज करोगे, रेमेडियल का करोगे, सॉमेटिव का करोगे? तो कुछ बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए बच्चों। फॉर्मेटिव एक असेसमेंट का तरीका है, प्रारूपिक कहते हैं। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होती है बच्चों, ये लर्निंग प्रोसेस के दौरान की जाती है बच्चों। लर्निंग के दौरान, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग के दौरान। यानी टीचर अभी पढ़ा रहा है, पढ़ाई उसने खत्म नहीं की है, बीच में ही बच्चों से क्वेश्चन पूछ ले, इसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। जैसे कई बार टीचर कहता है भाई, क्लास में टीचर पढ़ा रहा था, उसने देखा भाई सामने बच्चे बोल रहे हैं, तो उन्होंने उठ के पूछ लिया, बताओ भाई मैंने क्या पढ़ाया, बताओ क्या क्या पढ़ाया है मैंने अब तक। इसको कहते हैं फॉर्मेटिव। लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो कराया जाता है उसको कहते हैं फॉर्मेटिव। समेटिव इसका उल्टा होता है, जब लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाती है, एंड में कराया जाता है। जो हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं ना बच्चों, वो समेटिव का उदाहरण है। फाइनल एग्जाम होते हैं हमारे, वो समेटिव का क्या है बच्चों, उदाहरण है, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक का मतलब होता है जब किसी समस्या का हल करना हो बच्चों, और रिमीडियल का मतलब होता है सुधार। सुधार कब किया जाता है? जब बच्चे, सुधार भी बच्चों लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है। जैसे मान लो बच्चे को एक टॉपिक में दिक्कत है, तो मैंने एक्स्ट्रा टाइम देकर बच्चे की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो यहाँ पे हम जानना चाहते कारण, तो हम निदान करेंगे। तो यहाँ पे विधि यूज करेंगे हम डायग्नोस्टिक, निदानात्मक। यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है। रिमीडियल का मतलब, वैसे रिमीडियल का मतलब होता है भाई, किसी चीज, कोई प्रॉब्लम आ गई है बच्चे को, उसको लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही आपको सॉल्व करना। आप पढ़ा रहे थे बच्चे को, बच्चे ने कहा सर मुझे तो इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ गई, मुझे ये समझ नहीं आया, तो आपने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। आपने कहा सर कोई बात नहीं बच्चे, मैं ये लेक्चर मेरा फ्री है, आप आ जाना, मैं बता दूंगा। तो आपने उसमें वहां थोड़ा बता दिया, तो इसको कहते हैं रिमीडियल, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी बच्चों, निदानात्मक। निदानात्मक में हम भाई उपचार करना चाहते हैं, कारण जानना चाहते हैं क्यों ऐसा हुआ, और फिर उसका हम इलाज भी करेंगे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, बी। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इंक्लूजन। इंक्लूजन इज नॉट कन्फाइंड टू द डिसेबल्ड बट इट आल्सो मीन्स नो एक्सक्लूजन ऑफ एनी चाइल्ड। दिस मीनिंग ऑफ इंक्लूजन इन एजुकेशन हैज बीन क्लैरिफाइड बाय। समावेशन केवल विकलांगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है किसी भी बच्चे को बाहर नहीं करना। तो समावेशन का ये मतलब नहीं है कि केवल विकलांग बच्चे को आप शामिल कर लो, ठीक है। समावेशन का मतलब है कि कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, ये है। तो ये किसके अंदर कहा गया है बच्चों? क्या ये नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंदर कहा गया है? एनसीएफ कहते हैं जिसे, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 में जो तैयार किया गया था। क्या एनसीईआरटी का ये मानना है? क्या यूनेस्को का ये मानना है? क्या यूनिसेफ का ये मानना है बच्चों? तो ये बातें जो कही गई हैं बच्चों, क्वेश्चन समझ गए ना तुम? तो समावेशन का केवल ये मतलब नहीं है कि बच्चों जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको आपने स्कूल में पढ़ा लिया। समावेशन का मतलब है कोई भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का बच्चा हो, दिव्यांग हो, लो आईक्यू वाला हो, पिछड़ी जाति का हो, गरीब हो, ठीक है,
किसी भी प्रकार का बच्चा हो। तो बिल्कुल जो बच्चे बता रहे हैं एनसीएफ 2005 के अंदर ये बात रखी गई थी कि भी कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डन है बात। उसके बाद बच्चों आगे की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने जो है, तो एनसीएफ 2005 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से है, विच टाइप ऑफ चेंजेस अकर इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो विकास और वृद्धि आप बिल्कुल आसानी से जानते हो बच्चों, विकास आपकी क्वालिटी के बारे में होता है, वृद्धि आपका क्या होता है, क्वांटिटी के बारे में होता है, आपका आकार बढ़ गया, रंग रूप, ये सारी। तो कौन कौन सी बातें विकास और वृद्धि के बारे में है। शरीर के आकार में परिवर्तन होना, बिल्कुल बच्चों ये वृद्धि है, शरीर का आकार में परिवर्तन होगा। शरीर के अनुपात में परिवर्तन होना, ठीक है, शरीर के अनुपात का मतलब है हर जो हमारे पास अनुपात है हर अंग का विकसित होना, इस प्रकार का मतलब है इसका। पुराने लक्षणों का समाप्त होना, क्या पुराने लक्षण समाप्त हो जाते हैं? बिल्कुल सर, जब आप बड़े हो जाते हो या किसी प्रकार का विकास करते हो तो पुराने लक्षण समाप्त हो जाते हैं। जैसे एक बच्चे को बच्चों इंग्लिश नहीं आती थी, पहले वो तुतला कर इंग्लिश बोलता था, रुक रुक कर बोलता था, फिर उसने बहुत ज्यादा विकास किया, इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया और वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है, तो पुराने लक्षण क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे बच्चों। तो ये भी बच्चों विकास का लक्षण है। ठीक है, नए लक्षणों को प्राप्त करना, नए गुण आपके अंदर विकसित होंगे, तो सारी बातें बिल्कुल सही हैं, तो ऑल आंसर आ जाएगा ए बी सी डी। तो ए बी सी डी कहां पे है? ऑप्शन नंबर डी है बच्चों, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ये सभी बच्चों विकास या वृद्धि किसी ना किसी के लक्षण हैं बच्चों। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों, वृद्धि एक समय तक होती है। वृद्धि का मतलब है कि केवल हमारी बॉडी पार्ट्स का बढ़ना मैच्योरिटी से रिलेटेड है, लेकिन विकास थ्रू आउट द लाइफ पीरियड चलता है। लेकिन एक और बात याद रखना, वृद्धि की प्रोसेस बच्चों कुछ बच्चे कुछ मानते हैं कि एक समय तक होती है, लेकिन वृद्धि का मतलब केवल पॉजिटिव सेंस में नहीं लेंगे। हमारी बॉडी के अंदर जो मैच्योर बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो जीवन भर चलती है। एक समय आता है हमारी वृद्धि ऊपर की तरफ जाती है, एक समय के बाद क्या होता डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, व्यक्ति बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, मांसपेशियां स्टिल हो जाती हैं। तो वृद्धि का ग्राफ आपका ऐसा चलेगा, वृद्धि का ग्राफ आपका ऐसा चलेगा, विकास के ग्राफ अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन लर्नर। कौन सी स्टेटमेंट है बच्चों जो पॉजिटिव मोटिवेशन का प्रभाव नहीं बताती लर्नर के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने पर प्रेरणा के सकारात्मक प्रभाव को नहीं बताता बच्चों। तो कौन सा ऐसी स्टेटमेंट है जो प्रेरणा के सकारात्मक प्रभाव के बारे में नहीं बताता, प्रेरणा कह लो या अभिप्रेरणा कह लो बच्चों। ठीक है, प्रेरणा सीखने के व्यवहार को नुकसान पहुंचाती है, पहली बात ही गलत हो गई बच्चों, प्रेरणा सीखने के व्यवहार को नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है, हो भी सकता है कुछ केस में नेगेटिव मोटिवेशन हो गया तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मतलब ये नेगेटिव सेंस में ये वाक्य लिखा गया, प्रेरणा सीखने के व्यवहार को निश्चित दिशा देती है। बिल्कुल भाई, प्रेरणा आपके व्यवहार को एक डायरेक्शन देती है। ठीक है, पहले आप पढ़ते लिखते नहीं थे, आपको मोटिवेटेड किया गया तो आपने एक डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया, अपने लक्ष्य की तरफ आप भागे, ये प्रेरणा है बच्चों। ठीक है, प्रेरणा सीखने के व्यवहार को सक्रिय बनाती है, सक्रिय का मतलब है लगातार आप एक्टिव रहते हो, एक्शन करते हो, तो ये बात भी सही है बच्चों। मोटिवेशन मेक्स लर्निंग, प्रेरणा सीखने को संभव बनाती है, तो जितने ज्यादा आप प्रेरित होगे उतना ही जो लर्निंग प्रोसेस है वो आपकी क्या हो जाएगी बच्चों। तो इन सब में जो बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने पर प्रेरणा के सकारात्मक प्रभाव को नहीं बताता। तो सकारात्मक प्रभाव को नहीं बताता ये पूछ रखा था। ठीक है, हालांकि प्रेरणा का प्रभाव नकारात्मक भी हो जाता है। ठीक है, नकारात्मक प्रेरणा भी हो सकती है, कई बार हम सामने वाले की बेइज्जती कर दें या टीचर स्टूडेंट को कह दे तेरे बस की तो कोई बात नहीं है, तू तो पढ़ ही नहीं सकता, तो बच्चा फिर डिमोरलाइज हो जाता है और उसके ईगो के ऊपर, उसकी मानसिक स्थिति के ऊपर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए कभी भी टीचर को बच्चे को इस सेंस में ट्रीट नहीं करना चाहिए, चाहे कैसा भी बच्चा हो क्लास में। ठीक है, खास तौर पर छोटे बच्चों के मन में तो ये बात बहुत जल्दी घर कर जाती है। ये क्वेश्चन देखो जरा,
क्लास रुक गई, ठीक है, तो मैं तो बिल्कुल साइड हूं। तो चल रही है क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बताओ इस क्वेश्चन का, मैं साइड था, एक बार मुझे अपना फोन देखना पड़ेगा साथ में। बताओ शाबाश। तो बहुत बढ़िया, क्लास तो चल रही है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। When the learner learns a task automatically, ठीक है, ऑटोमेटिकली, अपने आप, विदाउट एनी डिजायर और पर्पज, देन इट इज कॉल्ड, जब शिक्षा जब भी भाई कोई स्टूडेंट किसी कार्य को स्वचालित रूप से बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के सीखता है, तो इसे क्या कहते हैं भाई? अपने आप कोई चीज सीख गए आप, ठीक है, आपकी कोई इच्छा नहीं थी, आपकी कोई इच्छा नहीं थी, आप आराम से टीवी देख रहे थे और टीवी में आपने देखा यूट्यूब पे आ रहा है कि भाई बर्गर कैसे बनाया जाए, तो आपने वैसे ही देखा, स्टेप आपको आ गया, अपने आप आ गया, ठीक है, आपकी कोई इच्छा नहीं थी सीखने की। बहुत ऐसी चीजें हो जाती हैं, ज्यादातर नेगेटिव चीजें बच्चा ऐसे सीख जाता है, कोई इच्छा नहीं होती उसकी सीखने की, लेकिन दूसरों को देख के वो सीख जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे समूहीकृत अधिगम। समूहीकृत का मतलब जब बहुत सारे लोग एक साथ सीखेंगे। संपूर्ण अधिगम, अधिगम कभी भी संपूर्ण नहीं होता बच्चों, लर्निंग प्रोसेस जीवन भर चलती रहती है। खंड अधिगम, जब हम चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सीखते हैं। और आकस्मिक अधिगम, अचानक सीखना, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया बच्चों। इंसिडेंटल, इंसिडेंटल लर्निंग, इंसिडेंटल लर्निंग, ठीक है। इंसिडेंटल लर्निंग का तुम्हें मैं बेस्ट एग्जांपल दिखाऊं, बताऊं, तो हमारे धर्म ग्रंथों में एक बच्चों जिक्र है अभिमन्यु का। तो अभिमन्यु माता के पेट में था और कहानी चल रही थी, अर्जुन बता रहा था कैसे चक्रव्यूह को तोड़ा जाए अपनी पत्नी को, अभिमन्यु ने गर्भ में सुन लिया, तो इंसिडेंटल लर्निंग है, ठीक है। हालांकि वो पूरी तरह से नहीं सीख पाया था, क्योंकि पूरी कहानी बताने से पहले अर्जुन की पत्नी को नींद आ गई, इसीलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह में पड़ गया। तो यहां से एक और बात पता चलती है, अधूरा ज्ञान खतरनाक भी हो सकता है। तो वो एक प्रकार से इंसिडेंटल लर्निंग है ना। गर्भ में बच्चा आराम से बैठा था अभिमन्यु, उसका टाइम ही पास नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा चल मम्मी पापा की बात सुन लेता हूं मैं, उन्हें सुनना शुरू कर दिया, वो चक्रव्यूह तोड़ने, ठीक है, कितने द्वार उसको तोड़ने आते थे। तो ये कहानी है ना। हाँ, गर्भ में सीख लिया था। तो हमारे जो धर्म ग्रंथ है ना, कितने प्रेरणादायक है, तो पढ़ने चाहिए हमें, ठीक है। तो बहुत ही ज्ञान की बातें लिखी गई हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, इनमें भी नेगेटिव चीजें निकालना शुरू कर देंगे। हर एक चीज से हमेशा पॉजिटिव सीखो, ठीक है। हाँ, विदाउट एनी डिजायर और पर्पस। तो हो सकता है अभिमन्यु की डिजायर हो, लेकिन फिर भी चलो। प्रेरणाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रेरणा के बारे में कौन सा कथन, जैविक प्रेरणा के बारे में, यहां जैविक वर्ड भी है यहां छुपा हुआ, जैविक प्रेरणा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? दे आर यूनिवर्सल, ये सार्वभौमिक है, ठीक है। ये जन्मजात होती हैं प्रेरणाएं, ये जीवन के लिए आवश्यक है भाई प्रेरणा, ये व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं है। तो बताओ क्या आंसर तुम बताते हो, बताओ क्या कहते हो। तो इसमें बच्चों कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, ये जन्मजात हैं, ये जन्मजात हैं। तो बच्चों कुछ प्रेरणाएं, कुछ आपकी जो मोटिवेशन है वो जन्मजात होती हैं, कुछ बाद में भी हमारे अंदर डेवलप होती हैं, ठीक है। ये जन्मजात है, सारी की सारी जन्मजात नहीं होती, कुछ बाद में भी आती है, ठीक है। हमने पढ़ा था बच्चों, बाह्य प्रेरणा भी होती है, आंतरिक प्रेरणा भी होती है। तो जन्मजात होती है, ये बात अधूरी सही है, 100% सही नहीं है, लेकिन कुछ इसमें सच्चाई है, कुछ प्रेरणाएं जन्मजात होती हैं। तो एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके पूछा था, सर प्रेरणा जन्मजात कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बच्चे ने जन्म लिया, उसे भूख लगी, तो भूख लगेगी तो वो भोजन पाने के लिए प्रेरित होगा कि नहीं होगा? ड्राइव उसके अंदर पैदा होगी, वो रोएगा, चिल्लाएगा, बिलखेगा, तो ये जन्मजात प्रेरणा हो गई, ठीक है। तो बॉडी की डिजायर से जो रिलेटेड है वो जन्मजात है। तुम एक बार डी क्वेश्चन का मुझे थोड़ा आंसर बताओ, डी आंसर है इसका, ये व्यक्ति की समस्थिति
से संबंधित नहीं है। तो प्रेरणा हमेशा व्यक्ति की स्थिति से ही संबंधित होती है। दे आर नॉट रिलेटेड टू द होम्योस्टेटिक होम्योस्टेट ऑफ द इंडिविजुअल। होम्योस्टेट क्या होता है बच्चों? समस्थिति का मतलब क्या है? जिस स्थिति में व्यक्ति है। एक व्यक्ति बहुत ही बच्चों गरीबी की स्थिति में है, उसे पैसा चाहिए, क्या वो पैसे कमाने के लिए प्रेरित नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। लेकिन यहां तो कह रहा है कि प्रेरणा बच्चों व्यक्ति की स्थिति से संबंधित नहीं है। कहानी समझ रहे हो? एक व्यक्ति के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, क्या वो अच्छे कपड़े पाने के लिए प्रेरित नहीं होगा बच्चों? एक व्यक्ति के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उसकी स्थिति इतनी खराब, उसे रोटी भी नहीं मिल रही, क्या वो रोटी प्राप्त करने के लिए प्रेरित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो स्थिति पर निर्भर करती है। हर एक व्यक्ति की प्रेरणा अलग अलग प्रकार की है। जिसके पास सब कुछ है, वो सम्मान पाना चाहता है, पावर पाना चाहता है, तो प्रेरणा स्थिति पर निर्भर करती है, सबकी अलग अलग होगी। और इसने कहा प्रेरणा स्थिति पर निर्भर नहीं करती, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। और ये जो जन्मजात वाली बात, ये 50% सही थी। तो हमें ज्यादा बेटर आंसर लिखना है, तो डी बेटर आंसर है बच्चों। ठीक है, ये तो प्रेरणा नहीं होती, तो ये तो आदत होती है। तो एक बात बताओ, रोटी खाना किसकी आदत है? ठीक है, रोटी तो हमारी आवश्यकताएं हैं। और आवश्यकता का मतलब क्या होता है? मोटिव। और मोटिव को पूरा करने के लिए जब हम एक्शन करते हैं, उसी को मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, हाँ, रोटी खाना कोई आदत नहीं है। हमारी बॉडी की जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, तो साइकोलॉजी में मोटिव्स कहते हैं, जो नीड्स हैं हमारी। और उनको पूरा करने के लिए जब हम एक्शन करते हैं, उनको मोटिवेशन कहते हैं बच्चों। तो डी आंसर है इसका। एक वर्ड है एटीट्यूड। एटीट्यूड के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है। एटीट्यूड जन्मजात नहीं होता, एटीट्यूड बाद में डेवलप होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षा प्रकार सतत और समग्र मूल्यांकन का आधार है? आपको सतत और समग्र मूल्यांकन करना है बच्चों। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड आपको कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन करना है। तो क्या क्या कर सकते हो आप बच्चे की रिटर्न परीक्षा लोगे, ओरल मौखिक परीक्षा लोगे, उसका व्यवहार का आकलन करोगे, कुछ प्रैक्टिकल करवाओगे, कौन सी बात सही है? अब यहां थोड़ा ध्यान दो, हमें बच्चों सतत और समग्र करना है बच्चों, मतलब हर प्रकार का मूल्यांकन करना है। तो केवल रिटर्न परीक्षा लेकर हम हर प्रकार का मूल्यांकन नहीं कर सकते। कुछ मूल्यांकन हम रिटर्न परीक्षा लेकर कर लेंगे, कुछ मूल्यांकन हम ओरल परीक्षा लेकर कर लेंगे, कुछ हम व्यवहार से संबंधित बातों से कर लेंगे, कुछ प्रैक्टिकल। तो हमें सारी चीजें करनी पड़ेंगी बच्चों। तो यहां भी आंसर हम ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, तो यहां भी आंसर क्या जाएगा? ए बी सी डी, ऑल। तो ए बी सी डी आंसर चला जाएगा यहां पर भी बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंस टेस्ट? बुद्धि परीक्षण के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? बताओ भाई, क्या आंसर देते हो? अलेक्जेंडर का पास एनालॉग टेस्ट एक परफॉर्मेंस टेस्ट है बच्चों। मौखिक परीक्षण व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों हो सकते हैं। निरक्षर व्यक्ति परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं कर सकता। गैर मौखिक परीक्षणों में बुद्धि का मापन चित्रों एवं आकृतियों के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, बताओ भाई, कौन सी बात सही नहीं है? कौन सी बात सही नहीं है? अलेक्जेंडर का जो पास एनालॉग टेस्ट है, पास एनालॉग टेस्ट एक परफॉर्मेंस टेस्ट है बच्चों। परफॉर्मेंस टेस्ट जहां पे आपको कुछ एक्टिविटी करनी होती है, पहली बात सही है। मौखिक परीक्षण व्यक्तिगत या सामूहिक हो सकता है। भाई मौखिक परीक्षण व्यक्तिगत भी हो सकता है, एक व्यक्ति का भी मौखिक परीक्षण कर सकते हैं, पूरे समूह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दूसरी बात भी सही है। निरक्षर का मतलब है जो पढ़ा लिखा ना हो बच्चों, व्यक्ति परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं कर सकता, ये बात गलत है भाई। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं, वो एक्टिविटी तो कर सकता है। अगर मैं जो व्यक्ति अनपढ़ है उसे कहूंगा भाग के दिखाओ, तो भाग के तो दिखा सकता है। ठीक है, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं कर सकता, ये बात गलत है। तो गलत ही मुझे बताना था, सी आंसर आ गया। ठीक है, पर्सनैलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो बाकी बातें सही हैं बच्चों।
ठीक है, जो गैर मौखिक होता है, नॉन वर्बल जो परीक्षण होता है बच्चों, वो चित्रों के माध्यम और आकृतियों के माध्यम से कराया जाएगा। ये बात भी सही है। तो सी गलत है भाई। ये बात समझ गए ना, अनपढ़ व्यक्ति परफॉर्मेंस तो कर सकता है, ठीक है। अनपढ़ व्यक्ति को किसी प्रकार का हम परफॉर्मेंस करवाएंगे, चित्र देखकर बताओ भाई कौन सा अलग है, तो बता सकता है अनपढ़ व्यक्ति ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच? निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित अधिगम पद्धति की मुख्य विशेषता नहीं है? जो बाल केंद्रित पद्धति होती है उसकी मुख्य विशेषता नहीं है, यह बताना है बच्चों, ठीक है। तो सार्थक अधिगम के अवसर बच्चों को देना, एक ही अधिगम मार्ग, एक ही तरीका अपनाना, एक ही अधिगम मार्ग मतलब एक ही रास्ते पे चलना, ठीक है। सतत मूल्यांकन करना, सुगम सुलभ और अधिगम परिवेश। आपका जो सीखने का जो एनवायरमेंट है वो सुगम होना चाहिए, आसान होना चाहिए और आसानी से, ठीक है। तो सारी बातें सही है। कौन सी बात गलत हुई बच्चों? सिंगल लर्निंग पाथवे, एक ही प्रकार का पाथवे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंगल लर्निंग पाथवे, एक ही अप्रोच नहीं होनी चाहिए। सबको आप एक ही रास्ते पे नहीं चला सकते, सबके रास्ते अलग अलग हैं, सबकी मंजिलें भी अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर्ड में सिंगल लर्निंग पाथवे नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक बच्चे की जो रुचि है अलग अलग है और बुद्धि भी अलग अलग है। तो बी गलत हो गया इसका, बी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, वो है ये, अकॉर्डिंग टू बंडूरा विच इज नॉट द इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन लर्निंग? ठीक है, तो कह रहा है भाई बंडूरा के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रेक्षणात्मक अधिगम की परस्पर संबंध प्रक्रियाओं में शामिल नहीं है? तो बताओ भाई कौन सा नहीं है? ध्यानात्मक प्रक्रियाएं हैं बच्चों, ये समरण वाली प्रक्रियाएं, प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं, संयोजनात्मक प्रक्रियाएं। तो कौन सा बंडूरा से रिलेटेड नहीं है बच्चों? बताओ भाई क्या कहते हो तुम? बंडूरा, ठीक है। तो सामाजिक अधिगम वाला सिद्धांत है बंडूरा का। टीजीटी साइंस की भी मैं क्लास लूंगा, ठीक है। हाँ, संयोजनात्मक प्रक्रियाएं, अच्छा लास्ट वाली संयोजनात्मक है भाई। तो भाई जो बच्चे संयोजनात्मक, भाई क्या होता है अधिगम, क्या होता है, समाज में देखकर बच्चा सीखता है। सामाजिक अधिगम बोबो डॉल वाला एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ठीक है। ध्यानात्मक प्रक्रियाएं, ध्यान से बच्चों ने देखा कि जो मॉडल है वो बोबो डॉल के साथ कैसा व्यवहार करा था, बच्चों ने भी वैसा ही किया, ठीक है। स्मरणात्मक प्रक्रियाएं, बच्चों ने जो चीज देखा वो याद कर लिया, स्मरण कर लिया। प्रेरणा, देखकर बच्चों को प्रेरणा मिली। और जो संयोजनात्मक है बच्चों, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, ये बच्चों बंडूरा के उसमें नहीं कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, डी आंसर है इसका। अगला, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर और दोहराकर वही व्यवहार सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? जब व्यक्ति दूसरों को देखकर वही कॉपी पेस्ट करता, वैसा ही व्यवहार करता है, उसका अनुसरण करता है, तो इसे क्या कहते हो तुम? क्या तुम इसे अनुकूलन कहते हो? क्या तुम इसे स्वयं अवलोकन कहते हो? क्या तुम इसे मॉडलिंग अनुकरणात्मक अधिगम कहते हो? ठीक है, क्या तुम इसे प्रभावकारिता अपेक्षा कहते हो? भाई बताओ क्या कहते हो तुम? इस क्वेश्चन का क्या आंसर बताते हो तुम? तो बंडूरा ने एक शब्द यूज किया था, ठीक है, और वो शब्द तुम आम जीवन में सुनते हो, तुमने सुने होंगे मॉडल, मॉडल, ठीक है। मॉडल, और उनकी मॉडलों की लोग कॉपी करते हैं, मॉडलिंग कहते हैं। जब हम किसी की कॉपी करते हैं ना उसको कहते हैं मॉडलिंग। तो मॉडलिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो मॉडलिंग इसका आंसर आ जाएगा। बाकी चीजों का भी तुम्हें पता है। अडेप्टेशन का मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, या क्या होता है अडेप्टेशन का मतलब है ज्ञान को समायोजित कर लेना, पुराना ज्ञान और नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ लेना, इसको अडेप्टेशन कहते हैं बच्चों, ठीक है। स्वयं अवलोकन का होता है खुद अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है। बाकी चीजें तो सही है बच्चों। तो मॉडलिंग कहा जाता है बच्चों दूसरों की कॉपी करना। तो मॉडलिंग वर्ड यूज किया है बच्चों अल्बर्ट बंडूरा ने। तो मॉडलिंग बिल्कुल सही बता रहे हो तुम। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, विच सब कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंपोनेंटल इंटेलिजेंस अंडर स्टेनबर्ग
ट्राइआर्चिक थ्योरी। तो जो स्टर्नबर्ग है बच्चों, ये स्टर्नबर्ग, तो स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्र का सिद्धांत है ना, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो जो स्टर्नबर्ग की त्रिघटकीय बुद्धि वाला जो सिद्धांत है, या त्रितंत्र का जिसे हम सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, ट्राई आर्चिक थ्योरी जिसे हम कहते हैं बच्चों, तो कौन सा उपघटक शामिल नहीं है बच्चों? तो कौन सा उपघटक उसमें शामिल नहीं है? स्टर्नबर्ग वाला जो आपका सिद्धांत है बुद्धि का। मेटा घटक उसमें शामिल नहीं है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल घटक उसमें शामिल नहीं है, ठीक है, परफॉर्मेंस कंपोनेंट उसमें शामिल नहीं है, प्रदर्शन वाला घटक, और नॉलेज नॉलेज वाला जो हमारे पास है, ठीक है, नॉलेज एक्वाजिशन कंपोनेंट, ये नहीं है शामिल। बताओ क्या कहते हो? तो मेटा, मेटा तो है, ए तो शामिल है। चलो ए तो मैंने हटा दिया, बाकियों में से बताओ अब। ठीक है, तो 3 घटक शामिल है, मेटा है, ठीक है, और लास्ट वाला भी है। तुमने ये लास्ट वाला जो तुम्हें लग रहा है नॉलेज एक्वाजिशन डिवाइस, ठीक है, चोमस्की वाले में भी हमने पढ़ा था। तो ए भी है और डी भी है। तुमने ए और डी बताई, ये दोनों है, मैंने कह दिया, ठीक है। तो ए और डी तो तुम्हारे गलत हो गए। अब बी और सी में से बताओ। फिर तो सी है ठीक है, फिर तो सी है। तो इसका आंसर है बच्चों बी। किसी ने बताया? देखो मैं तुम्हें बता दिखाता हूं ये, ठीक है। तो बी आंसर है इसका एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट शामिल नहीं था, बाकी सारे तीनों थे बच्चों, ठीक है। और किसका क्या काम था? तुम यहां पे देखो, मेटा घटक, मेटा घटक शामिल था बच्चों। यह है घटकीय बुद्धि का एक हिस्सा है जो योजना बनाने, तो मेटा घटक का काम क्या है बच्चों? योजना बनाने, निर्णय लेने और समस्या समाधान के लिए। तो समस्या समाधान के लिए जो बुद्धि चाहिए उसको मेटा कंपोनेंट कहा था बच्चों स्टर्नबर्ग ने, ठीक है। तो प्लानिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मेटा घटक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बच्चों। परफॉर्मेंस बच्चों, अब जब आपको कुछ चीज परफॉर्म करनी है बच्चों, जैसे वास्तविक कार्य करने हैं, ठीक है, आपको गाड़ी चलानी है, कुकिंग करनी है, डांस करना है, तो वहां पे आपको चाहिए बच्चों प्रदर्शन वाला घटक, परफॉर्मेंस कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। और ज्ञान अधिग्रहण घटक, जब आपको ज्ञान को ग्रहण करोगे, एक घटकीय बुद्धि का तीसरा हिस्सा है जो नई जानकारी सीखने के लिए और इनकोडिंग के लिए बच्चों जरूरी है। तो ये तीनों थे। तो ज्यादातर बच्चों ने ए भी बताया था, फिर डी बताया, फिर सी बताया, लेकिन आंसर है बी। हाँ, एक्सपेरिमेंटल टाइप है। तो ये सब, अब ये बताओ बच्चों, अधिगम अक्षमता जिसका प्रभाव अंक गणितीय कौशल के अधिग्रहण पर पड़ता है, अंक गणितीय कौशल पर जिसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, अर्थमेटिकल स्किल पर पड़ेगा। तो कैलकुलेशन करेंगे बच्चों अर्थमेटिक के अंदर। तो बताओ क्या होगा बच्चों? डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसमैग्नीसिया, ठीक है। तो पहला ही आंसर आ जाएगा, ये तो आसान है। डिसग्राफिया लिखने से रिलेटेड है बच्चों, ग्राफ नहीं बना सकते हम। डिसलेक्सिया पठन विकार है, पठन विकार है, ठीक है। और डिसमैग्नीसिया तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से किसी प्रकार का विकार है ही नहीं, साइकोलॉजी से रिलेटेड वर्ड ही नहीं है। किसी ने सुना है डिसमैग्नीसिया? मैंने तो सुना नहीं, किसी ने सुना हो तो बताओ, कोई किसी को इसका मतलब पता हो तो। ए आंसर है इसका तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक एवं सशर्त उद्दीपक की प्रस्तुति में कौन सा कालक्रम अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो थोड़ा एक बार इसको दोबारा पढ़ो। कह रहा बच्चों जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है पावलोव की, ठीक है, तो जिसमें बच्चों प्राकृतिक अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस के बीच में संबंध बताना, काल चक्र। यहां ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है भाई, 2 प्रकार के स्टिमुलस थे, एक तो कंडीशनल था और एक था बच्चों अनकंडीशनल। तो पावलोव वाला सिद्धांत सभी को पता है ना। हमने क्या किया था बच्चों? पावलोव ने क्या किया था? हमने नहीं, पावलोव ने किया था। कुत्ते को भोजन दिखाया, मुंह में पानी आ गया। तो भोजन क्या था बच्चों? वास्तविक अब हमारे पास उद्दीपक था, क्योंकि भोजन को देख के सभी के मुंह में पानी आएगा। तो भोजन तो आपका था अनकंडीशनल स्टिमुलस था,
वास्तविक उद्दीपक उद्दीपक या उद्दीपन था बच्चों। फिर उसने क्या किया, बेल बजाई, बेल के बाद भोजन दिखाया, फिर मुंह में पानी आया। तो जो बेल बजा रहा था वो बेल क्या है बच्चों, वो कंडीशनल स्टिमुलस है। ठीक है, तो थोड़ा तुम्हें यहां दिमाग लगाना पड़ेगा, बताओ क्या आएगा। तो कब ज्यादा लर्निंग कब ज्यादा अच्छी होगी, जब दोनों एक साथ दूं, कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों को एक साथ दे दिया। विलंब प्रस्तुति, थोड़ी देर बाद एक के बाद दूसरा दिया। एक वर्ड है बच्चों ट्रेस, ठीक है, और बैकवर्ड का मतलब है उल्टा करके दिया। तो बताओ भाई, तो देखो भाई, लर्निंग सबसे बेटर कब हुई थी, कुत्ते वाला पहले केस समझ लो, फिर क्वेश्चन भी समझ जाओगे। क्या हुआ बच्चों, पहले केस में क्या किया गया, भोजन दिखाया गया कुत्ते को, कुत्ते के मुंह में लार आ गई बच्चों, पानी आ गया। तो ये हमारे पास अनकंडीशनल स्टिमुलस है और ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है बच्चों, दोनों ही अनकंडीशनल है, क्योंकि स्वाभाविक बातें हैं। फिर हमने क्या किया बच्चों, बेल घंटी बजाई और फिर भोजन दिखाया, ठीक है, और फिर कुत्ते के मुंह में क्या आ गया बच्चों, लार आ गया। ऐसा ही हुआ था बच्चों, पानी आ गया था। तो पहले हमने क्या दिया बच्चों, पहले हमने कंडीशनल स्टिमुलस दिया, पहले कंडीशनल दिया बच्चों, ठीक है, पहले कंडीशनल स्टिमुलस दिया, फिर थोड़ी देर बाद अनकंडीशनल दिया। तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप हुआ बच्चों, तब कुत्ते के मुंह में क्या आया बच्चों, पानी आया। दोनों एक साथ दिखा दोगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, कुछ नहीं सीखेगा वो, ठीक है। तो जो बेस्ट लर्निंग होती है बच्चों, बेस्ट लर्निंग होती है, उसमें क्या होगा, कंडीशनल के थोड़ी देर बाद अनकंडीशनल होना चाहिए बच्चों, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल में दे दे, जैसे छोटा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चे के जो पिताजी होते हैं ना, रोज उसके लिए खाना लेके आते हैं, और पिताजी की आदत है जैसे ही वो आते हैं अपनी स्कूटी, अपनी कार, अपनी बाइक का हॉर्न बजाते हैं। तो जैसे ही बच्चे का हॉर्न बजेगा, बच्चे को पता चल गया कि पिताजी आ गए। अब पिताजी को सीढ़ियों से ऊपर आने में 1 मिनट लग जाता है, तो 1 मिनट के बाद पिताजी ऊपर आए, उन्होंने बच्चे को चॉकलेट दे दी। तो बच्चा सीख गया है कि जैसे ही आवाज बजेगी उसके थोड़ी देर बाद आपको चॉकलेट मिल जाएगी। तो थोड़ा डिले के बाद होगा बच्चों, ठीक है। तो ये डिले वाला इसका आंसर आएगा। जब थोड़ा डिले होगा, जब थोड़ा डिले होगा तब सबसे अच्छी लर्निंग होगी, अकॉर्डिंग टू पावलोव, ठीक है, पावलोव का ये मानना था। साइमल्टेनियसली का तो ये मतलब है घंटी और भोजन, घंटी भी बजा दी, भोजन भी दे दिया, तो कुछ सीखेगा ही नहीं बच्चा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, घंटी की आवाज से मुंह में लार आ रहा था, तो ये हम कई जगह यूज करते हैं। मैंने तुम्हें बताया था, जैसे हम जानवरों को ट्रेनिंग देते हैं, तो जानवर को खाना दिखाया, उसको कहा सिट, फिर उसको भोजन दिखाया, वो नीचे बैठ गया, तो फिर थोड़ी समय बाद जानवर सीख जाता, सिट बोलते ही वो बैठना सीख जाता है। तो डिले में, ठीक है, तो अनकंडीशनल और कंडीशनल में थोड़ा डिले होना चाहिए, जब तब लर्निंग बेस्ट होगी। यहां पे एक वर्ड आया ट्रेस। ट्रेस का क्या मतलब होता है बच्चों, जो यादें हमारे दिमाग में रह जाती है ना, उनको ट्रेस कहते हैं बच्चों। कई बार यादें हमारे दिमाग में रह जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, ट्रेस कहते हैं। कई अच्छी यादें, कई बुरी यादें तुम्हारे दिमाग में होंगी। जैसे तुमने सुना होगा कि कई टीचर होते हैं, बच्चों को कहते हैं आजा बच्चे, अच्छा, प्यार से बुलाते हैं, फिर थप्पड़ मारते उन्हें। तो कई बच्चों के दिमाग में रह जाता है, बड़े होके वो कहते हैं यार हमारा टीचर तो ऐसा था, बुलाता तो प्यार से था, लेकिन पास आते थप्पड़ मारता था। तो इस प्रकार की बात, तो उन्हें ट्रेस कहते हैं बच्चों, ठीक है। बैकवर्ड का मतलब उल्टा कर दो, ठीक है। पहले कंडीशनल, अगर बैकवर्ड का मतलब ये है कि पहले तो कुत्ते को भोजन दे दो, भोजन खाने के बाद कुत्ता सो जाएगा, फिर घंटी बजाते रहो, फिर तो लर्निंग होगी नहीं। तो बैकवर्ड में तो कोई लर्निंग नहीं होगी, उल्टा प्रोसेस कर दोगे तो आप, ठीक है। तो थोड़ा डिले होना चाहिए, ठीक है, अनकंडीशनल और कंडीशनल में बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने ये, हाँ, ट्रेस का मतलब याद होता ना, कहते हैं भाई उसके ट्रेस मिले। तो यहां ट्रेस का मतलब है कुछ चीजें हमारे दिमाग में रह जाती हैं, यादें, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो जाती हैं। और हमारे दिमाग की ये विशेषता है कि नेगेटिव चीजों को, देखो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। आप व्यक्ति के एटीट्यूड से, उसके सोचने की तरीके से ही उसका एटीट्यूड का पता चलेगा। जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति होगा ना, वो दिमाग में पॉजिटिव चीजें जल्दी याद रखेगा, नेगेटिव भूल जाएगा। और जो व्यक्ति नेगेटिव एटीट्यूड होगा ना, उसके दिमाग में नेगेटिव बातें रहेंगी। अगर आप व्यक्ति से बातें करो और वो ज्यादातर रोंदली बातें आपको बताए, यार मेरा तो लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, हमेशा मेरे साथ धोखा होता है, तो इसका मतलब वो बंदा ही नेगेटिव एटीट्यूड वाला है।
उसके दिमाग में नेगेटिव ट्रेस है। ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण में अमूर्त चिंतन, तो लास्ट स्टेप में आता है बच्चों अमूर्त चिंतन। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो लास्ट स्टेप कौन सा है बच्चों, बताओ लास्ट स्टेप कौन सा है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन तो इजी है। ठीक है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। डन है भाई। तो डी आंसर आ जाएगा इसका, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब चलो भाई आगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, यदि बच्चा समस्या का समाधान बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं करता है, बच्चे ने समस्या का समाधान कर दिया अपने आप, किसी की सहायता नहीं ली, तो यह किस क्षेत्र को दर्शाता है बच्चों, पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग बच्चों। ठीक है। तो अब इन बातों को समझना बच्चों। पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल वो होता है जो जहां तक आप पहुंच सकते हो बच्चों, जहां तक आप में पहुंचने का पोटेंशियल है, जहां तक आप तरक्की कर सकते हो, उसको कहते हैं भाई पोटेंशियल लेवल। ठीक है। कई लोगों ने तुमसे कहा है यार तू तो इंसान बहुत बढ़िया आदमी है यार, तो एक नंबर का इंसान है यार, तू तो मुख्यमंत्री बनने लायक है यार, तू तो वैसे ही यहाँ कलर के नौकरी कर रहा है, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल है मुख्यमंत्री बनने का। तो जितनी जहां तक आप पहुंच सकते हो उसको कहते हैं पोटेंशियल लेवल। ठीक है। यार कितने रुपए कमाता है सर, मैं तो 20,000 रुपए महीने कमाता हूं, यार तेरे जैसे आदमी को तो कम से कम 4-5 लाख रुपए महीने कमाना चाहिए, ये पोटेंशियल है तुम्हारा। तो जहां तक तुम पहुंच सकते हो वो है पोटेंशियल लेवल, जहां तक तुम पहुंच सकते हो, अभी पहुंचे नहीं हो आप। एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल वो होता है जहां पे आप हो, आपकी सच्चाई जहां हो आप, जहां पर आप हो, जहां पर हो। ठीक है। तो बच्चे ने बिना मदद से जो चीज कर दी, इसका मतलब वहां पे वो बच्चा है, उसकी वो कैपेबिलिटी है, तो इसको कहेंगे बच्चों एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। जो आप अपने आप कर सकते हो बिना किसी के हेल्प के, वो आपका एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल है, अभी आप जहां पे हो, तो उसके कहेंगे बच्चों एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, वास्तविक विकास का स्तर। और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम जेडपीडी कहते हैं, ये स्कैप फोल्डिंग से बच्चा करेगा, जब थोड़ी उसकी सहायता कर दो तब वो करेगा, स्कैप फोल्डिंग करने के बाद ऐसा कर पाएगा। ठीक है। तो ये सहायता के बाद कर पाएगा बच्चा, ये जब उसका फुल पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा तब कर पाएगा, और ये एक्चुअल डेवलपमेंट है, तो उसने अपने आप कर लिया, किसी की सहायता नहीं ली, इसका मतलब वो उसकी एक्चुअल डेवलपमेंट वाला लेवल है। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। स्कैप फोल्डिंग होता है बच्चों किसी की थोड़ी सी हेल्प कर देना, ठीक है, थोड़ा सा सहारा दे देना। ठीक है। स्कैप फोल्डिंग, जैसे कोई चढ़ रहा पीछे थोड़ा सा धक्का मार देना, इसको स्कैप फोल्डिंग कहते हैं बच्चों। तो आंसर आया इसका बी। आंसर क्या आया बच्चों, बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, निम्न में से कौन सा कथन रचनावादी शिक्षण के अनुकूल है। तो भाई कौन सा कथन क्रिएटिव लर्निंग के अनुकूल है, क्रिएटिव लर्निंग के अकॉर्डिंग है, आपको बताना है बच्चों। विच स्टेटमेंट बेस्ट सपोर्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग बच्चों। तो टीचिंग की बात चल रही है। ठीक है। हिंदी में लर्निंग लिख रखा है, चलो अच्छा शिक्षण ही लिखा हुआ है भाई, तो बताओ भाई। तो आपको बताना है बच्चों क्रिएटिव टीचिंग कहां पे है। टीचर एक्सप्लेन, टीचर तो एक्सप्लेन करे, स्टूडेंट लिसन, बच्चा सुनता रहे। ठीक है। तो ये तो टीचर सेंटर्ड हो गया। ठीक है। ये तो है नहीं बच्चों क्रिएटिव वाला। फिक्स्ड क्यूरिकुलम, आपका जो पाठ्यक्रम है वो फिक्स्ड हो। ठीक है। फॉर ऑल लर्नर, सबके लिए एक जैसा क्यूरिकुलम हो, सबको एक जैसा पढ़ाएं हम, तो उसमें भी क्रिएटिविटी नहीं है, अलग कुछ हो ही नहीं रहा, सबको एक जैसा ही पढ़ा रहे हैं हम। लर्नर एक्टिविटी, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, सीखने वाला सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करे। ठीक है। तो ये तो पियाजे वाली बात आ गई। तो यहां पे बच्चों क्रिएटिविटी आएगा जब लर्नर अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, चीजों को, अपनी प्रॉब्लम को खुद समझेगा, चीजों को खुद सीखेगा, तो यहां क्रिएटिविटी आएगा। इम्पेसिस ऑन रूट मेमोराइजेशन, ठीक है, जोर देना, इम्पेसाइज करेंगे हम, इम्पेसाइज, इम्पेसाइज का मतलब होता है जोर देना बच्चों। रोट मेमोराइजेशन का मतलब होता है भाई रट्टा मारने पर जोर दे रहे हैं। ठीक है। तो ये बात भी गलत हो गई, तो सी आंसर आ गया। लर्नर
एक्टिवली क्या करे, कंस्ट्रक्ट करे बच्चों नॉलेज को। सर प्रॉक्सिमल और देखो जेडपीडी जो होता ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और स्कैप फोल्डिंग में, दोनों में बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो स्कैप फोल्डिंग का मतलब है आपकी कोई सहायता कर दे, उसको स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। जैसे बच्चा साइकिल चला रहा था, माता पिता ने पीछे से धक्का मार दिया, तो माता पिता जो थोड़ी सी सहायता कर रहे हैं ना, उस सहायता को कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। और स्कैप फोल्डिंग करने के बाद जो आप काम कर पाते हो, जितनी आप तरक्की कर पाते हो, उसे कहते हैं जेडपीडी। ठीक है, जैसे ये समझो, तुम बिना किसी के मदद के तुम्हारे नंबर आ रहे थे बच्चों 80। ठीक है, 80 नंबर आ रहे थे। अब मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दी, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर दी, नकल नहीं मरवाई, मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी, मैंने तुम्हें एक दो मेन कंसेप्ट समझा दिए, थोड़ी सी हेल्प कर दी। तो मैंने जो तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प की है ना, इसको कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। किसी की हेल्प करना, स्कैप फोल्डिंग कर दी मैंने तुम्हारी। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग कहते हैं इसको, जो मैंने थोड़ी सी सहायता की। अब जब स्कैप फोल्डिंग करते ही पहले तुम्हारे 80 नंबर आ रहे थे, अब तुम्हारे 95 नंबर आ गए, तो तुम्हारी जो ये परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई ना, तुम 80 से 95 पर पहुंच गए। पहले तुम यहां पे थे, ये तुम्हारी एक्चुअल डेवलपमेंट थी, ये इसको कहते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, अब तुम यहां पहुंच गए, इसको कहते हैं बच्चों जेडपीडी। तो हेल्प करने के बाद जो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, जिस लेवल पर आप पहुंच जाते हो, आपका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, तो उस लेवल को जेडपीडी कहते हैं, हेल्प करने के बाद जहां आप पहुंच जाते हो बच्चों। ठीक है ना, ये इनमें फर्क है। तो बिल्कुल आसान सी बातें हैं ये, इनमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। हाँ, स्कैप फोल्डिंग होती है जो हम हेल्प करेंगे, और प्रॉक्सिमल जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है, हेल्प के बाद जो आप परफॉर्मेंस करते हो, जिस लेवल तक आप पहुंच जाते हो, उसको कहते हैं भाई। ठीक है, किस प्रकार की प्रेरणा दीर्घकालिक अधिगम के लिए अधिक प्रभावी होती है? लंबे समय तक, दीर्घकालिक अधिगम का मतलब है जो चीज आप सीख लो, लंबे समय तक आपको याद रहे। ठीक है, तो किस प्रकार की प्रेरणा होनी चाहिए? वो बाह्य प्रेरणा होनी चाहिए, भौतिक प्रेरणा होनी चाहिए, आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए, नकारात्मक प्रेरणा होनी चाहिए। तो जो बाह्य प्रेरणा होती है ना बच्चों, वो थोड़े समय के लिए होती है, क्योंकि बाहर से जो आपको प्रेरणा मिलती है, रोज वो प्रेरणा देने नहीं आएगा। बाह्य प्रेरणा क्या है बच्चों? आप बाह्य प्रेरणा, किसी को देखकर आप प्रेरित हो गए, भाई क्या वाह, क्या सूट बूट, क्या गाड़ी पहन के आया है, या आपके टीचर ने, आपके दोस्त ने आपको प्रेरित कर दिया, तो दूसरों से जो आपको प्रेरणा मिलेगी, आउटसाइड से मिलेगी, उसे बाह्य प्रेरणा कहेंगे। तो बाह्य प्रेरणा आपके लिए, आपको दीर्घकालीन आपका अधिगम नहीं होगा, क्योंकि बाह्य प्रेरणा आपको हमेशा नहीं मिलेगी। भौतिक वो होती है भाई, कोई भी भौतिक का मतलब कोई फिजिकल चीज आपको प्रेरणा दे दे। भौतिक का मतलब क्या है? ठीक है, आपने अच्छी परफॉर्मेंस की, आपके घर वालों ने आपको आईफोन दिला दिया, तो जो आईफोन है वो एक प्रकार की भौतिक चीज है, बाहर भौतिक रूप से आपको मिली है, तो ये भौतिक प्रेरणा होगी। आंतरिक जो आपके अंदर से आए, जब आपके अंदर से आवाज आ जाए, ये तो मैं करके रहूंगा, ठीक है, कर हर मैदान फतेह, जब ऐसी आवाज तुम्हारे मन में से आ जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं आंतरिक प्रेरणा। तो जब व्यक्ति अंदर से मोटिवेटेड हो जाता है ना, तो वो कोई भी काम कर सकता है, और लंबे समय तक मेहनत करेगा, और दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक लर्निंग प्रोसेस वो कर पाएगा। तो अंदर से आनी चाहिए भाई आवाज, तो आंतरिक आ जाएगी। ठीक है, नकारात्मक पता ही है तुम्हें क्या होता है बच्चों, दंड सजा वगैरह, ये नकारात्मक में आ जाती है बच्चों। तो आंतरिक भाई, पियाजे के अनुसार प्रतीकात्मक खेल, सिंबॉलिक प्ले, किस अवस्था में प्रमुख होता है? तो बताओ भाई, इसका क्या आंसर कहते हो तुम? पियाजे के अनुसार जो प्रतीकात्मक खेल होते हैं, सिंबॉलिक प्ले होते हैं, वो कौन सी अवस्था में होती है? बताओ भाई, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक खेल समझते हो तुम? प्रतीकात्मक खेल, सिंबॉलिक खेल। ठीक है, सिंबॉलिक खेल का मतलब होता है, जैसे तुमने छोटे बच्चे को देखा होगा, चल मैं तो राजा और तू मंत्री है, चल चल मैं तो गुड़िया कहती चल मैं तो परी बन जाता हूं और तू जादूगर बन जा।
तो भाई किसी को कुछ सिंबल, ठीक है, या ये कह देता चल मैं तो गाड़ी बन जाता हूं, तू रिक्शा बन जा। तो इस प्रकार के खेल जो खेलते हैं। तो जब बच्चा बिल्कुल छोटा होगा, सेंसरी मोटर स्टेज 2 साल तक, यहाँ तो बच्चा इतनी अकल नहीं है कि ऐसे सिंबॉलिक खेल खेल सके। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब भी वो सिंबॉलिक खेल नहीं खेलेगा, ठीक है। तो जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तब ऐसे खेल खेलाए जाते हैं बच्चों। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चों, यहाँ पे सिंबॉलिक जो वो खेल है वो बच्चा खेलेगा बच्चों, ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज वो होती है बच्चों संवेदी गामक अवस्था, जो पहली अवस्था है आपकी, ठीक है, 0 से 2 वर्ष वाली, जिसे तुम कहते हो संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था का मतलब है कि जो संवेदनाएं होती हैं वो हम सेंस ऑर्गन जो होते हैं उनका ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। आंख से देख के हम चीजों को नॉलेज लेते हैं, टच करके, इस प्रकार के। तो ज्ञानेंद्रियों का यूज ज्यादा करता है बच्चा। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक का भी पता है तुम्हें भाई, 2 से 7, 7 से क्या है 14, और 14 से आपकी 18, ऐसा कुछ है बच्चों। तो ये अवस्थाएं हैं। तो इसका तो मैंने थ्योरी भी पियाजे की बहुत अच्छी तरह करवा रखी है, उसको देख लेना। ये अवस्थाएं थोड़ा चेक कर लेना भाई, इनकी टाइम पीरियड बच्चों। निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है भाई? अब की बार आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण बताना है बच्चों, ठीक है। तो अंदर से प्रेरणा का उदाहरण है भाई, अंकों के लिए पढ़ना, नंबर के लिए पढ़ना, ठीक है, नंबर के लिए पढ़ना भाई, अच्छे नंबर आए इसलिए तुम पढ़ रहे हो। डर से पढ़ना, ठीक है, जिज्ञासा से पढ़ना, पुरस्कार हेतु पढ़ना। तो आंतरिक प्रेरणा है भाई, अंदर से कौन सी चीज होगी? जिज्ञासा। जिज्ञासा अंदर से आएगी। तो जिज्ञासा से पढ़ना का मतलब है जब तुम्हारा मन कर रहा है पढ़ने का, इसलिए तुम पढ़ रहे हो, तो ये आंतरिक है बच्चों। मन करेगा तो मैं पढ़ूंगा, तो ये आंतरिक प्रेरणा हो गई बच्चों, ठीक है। सफलता के पीछे मत भागो, वो एक डायलॉग है। तो सी बिल्कुल सही है, इसका आसान था ये क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत थी नहीं बच्चों। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत इसमें होनी भी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, किस प्रकार का मूल्यांकन अधिगम के दौरान किया जाता है? ध्यान से पढ़ो, अधिगम के दौरान, ठीक है। विच टाइप ऑफ इवोल्वेशन इज डन ड्यूरिंग द लर्निंग? तो लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है बच्चों। तो समेटिव तो बच्चों एट द एंड, समेटिव कैसे किया जाता है? एंड में किया जाता है। तो ये तो आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। और हमारे पास जो निदानात्मक होता है, डायग्नोस्टिक होता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। और ये फॉर्मेटिव है बच्चों। फॉर्मेटिव हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, अधिगम की प्रक्रिया भी खत्म नहीं हुई है। तो जैसे लेसन के बीच बीच में टीचर क्वेश्चन पूछ लेता है, ये फॉर्मेटिव इवोल्यूशन है, रचनात्मक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है। सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो थ्रस्टन, ठीक है। तो थ्रस्टन ने कौन सा दिया था बच्चों? इसने तो समूह कारक दिया था, समूह कारक, ठीक है, समूह कारक, समूह कारक दिया था। स्पीयरमैन ने द्विकारक दिया था। तो द्विकारक ही पूछ रखा है भाई, स्पीयरमैन, ठीक है, द्विकारक स्पीयरमैन ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गार्डनर ने क्या दिया था बच्चों? इसने बहुकारक दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुकारक, ठीक है, बहुकारक। जैसे गार्डन में अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, इसी प्रकार बुद्धि के भी बहुत सारे आयाम होते हैं। और जेपी गिलफोर्ड ने क्या दिया था बच्चों? 3D सिद्धांत दिया था, त्रिविमीय कहते हैं इसको, त्रिविमीय, त्रिविमीय सिद्धांत, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत दिया था, जिसमें संक्रिया, उत्पाद, ये सारी चीजें आती हैं बच्चों। तो आंसर आ गया बच्चों, स्पीयरमैन ने दिया है द्विकारक, ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया है बुद्धि का। आगे बच्चों, तो ये बुद्धि वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बुद्धि का 1-2 सिद्धांत तो पक्के आते हैं। तो नेक्स्ट जो थ्योरी वाली क्लास होगी उसमें मैं बुद्धि का वाला पढ़ाऊंगा तुम्हें पूरा का पूरा। जो त्रिकारक है ना, त्रि में तो कई है, एक त्रितंत्र है, एक त्रिस्तरीय है, एक त्रिकारक है, ये सब अलग अलग ने दिए हैं बच्चों। तो 3 में सबसे ज्यादा खिचड़ी पकी हुई है। निम्न में से कौन सा समावेशी कक्षा की विशेषता है?
तो आपको बताना है विच इज द फीचर ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम। तो जो समावेशी शिक्षा है बच्चों, जो इंक्लूसिव क्लासरूम है, उसकी कौन सी विशेषता है, ये आपको बतानी है बच्चों। सेम मेथड फॉर ऑल लर्नर। तो समावेशी शिक्षा में सभी को हम शिक्षा देते हैं, सभी के लिए एक जैसा मेथड का यूज करना। तो ये नहीं होता बच्चों। समावेशी शिक्षा में क्या होता है बच्चों, समता का ध्यान दिया जाता है, इक्विटी का ध्यान दिया जाता है। तो जैसी आवश्यकता होती है वैसा विधि यूज करते हैं। तो सबके लिए एक जैसी विधि का यूज नहीं करते, ठीक है। जिसका आईक्यू कम है उसको अलग तरीके से सिखाएंगे, तो सब बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो एक जैसा मेथड का यूज नहीं करते, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। तो सेपरेशन का तो विरोध करती है बच्चों, जिसे हम पृथकीकरण कहते हैं, तो इसका विरोध करती है समावेशी शिक्षा। अलग नहीं करना किसी को भी, सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक है। तो पृथकीकरण का विरोध करती है समावेशी शिक्षा, तो ये भी गलत हो गया बच्चों। फ्लेक्सिबल क्यूरिकुलम, जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम आवश्यकता के हिसाब से बदल देंगे, ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। तो फ्लेक्सिबल क्यूरिकुलम होता है समावेशी शिक्षा के अंदर, ठीक है। कंपटीशन फोकस्ड टीचिंग, ठीक है। तो ऐसी टीचिंग करेंगे कि कंपटीशन पे ध्यान देंगे, बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करेंगे, ये नहीं है बच्चों, ठीक है। हालांकि आजकल बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही पढ़ते हैं, जीवन में परिवर्तन के लिए नहीं पढ़ते। तो सी आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक अधिगम से संबंधित है। तो कौन सा बच्चों संज्ञानात्मक अधिगम से संबंधित है। संज्ञान का मतलब हम बुद्धि का यूज करना है अपने को, ठीक है। कॉग्निटिव आपसे बताना है, कॉग्निटिव लर्निंग से कौन सा है। तो मसल्स कोऑर्डिनेशन, मांसपेशियों का समन्वय, ठीक है। समन्वय का मतलब होता है मिलकर काम करना। जैसे आप भाग रहे हो तो उसमें हाथ का, पैर का, आंखों का, सबका यूज होगा, तो उनके कोऑर्डिनेशन में आप यूज करोगे। जैसे आप डांस कर रहे हो तो आपके चेहरे, हाथ, पैर, सबके हाव भाव का यूज किया जाएगा। तो संज्ञान में ऐसा नहीं होता बच्चों, ये तो आपका मोटर स्किल है एक प्रकार से। हैबिट फॉर्मेशन, आदत, भाई आदत भी बच्चों संज्ञान का पार्ट नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो अगर मैं समस्या का समाधान करूंगा तो यहाँ पे मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये संज्ञान का पार्ट है बच्चों। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों संज्ञान का पार्ट है। संज्ञान किसको कहते हैं, जहां हमें बुद्धि का यूज करना पड़ता है, दिमाग का यूज करना पड़ेगा, दिमाग के अंदर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। हालांकि सभी काम करने में हमें दिमाग का यूज करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम दिमाग का ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये तो बच्चों एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हमारी बॉडी अपने आप रिस्पॉन्स करती है, स्पाइनल कोर्ड से ये कंट्रोल होता है। जैसे गर्म चीज को टच करते हो तो आपका हाथ एकदम हट जाता है, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। आपकी आंख के सामने कोई नुकीली चीज आएगी, आप अपने आप आंख बंद कर लोगे। जैसे वो बचपन में खेल नहीं खेलते थे हम, जंगल में जाएगा शेर पकड़ के लाएगा, डरेगा तो नहीं, तो वो वाला खेल भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भाई। तो रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों हर एक व्यक्ति के अंदर होगा, बुद्धि की जरूरत नहीं है इसमें, ब्रेन का यूज नहीं होता रिफ्लेक्स एक्शन में। स्पाइनल कोड से ये कंट्रोल होता है साइंस के अंदर, अगर तुमने पढ़ा है तो, पढ़ा जरूर होगा तुमने, ठीक है। कई बार तो मैंने ही पढ़ाया है ये। रचनावादी शिक्षण भाई, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव की बात होगी, जहां पे रचनावादी की बात हो रही है। रचनावादी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है बच्चों। तो अगर आप बच्चों को चाहते हो कि भाई आपके बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी का गुण आए, तो शिक्षक की भूमिका कैसी होगी। नियंत्रक, अगर आप कहीं पे भी कंट्रोल करोगे ना किसी को, तो उसकी कभी भी रचनात्मकता का गुण विकसित नहीं होगा बच्चों। कंट्रोल करोगे, ये करना है, ऐसा करना है, जब तक आप फ्री नहीं छोड़ोगे तो रचनात्मकता की प्रॉपर्टी नहीं आएगी। तो जो नियंत्रण है ये नेगेटिव सेंस में लिया जाएगा, क्रिएटिविटी के रेफरेंस में, ठीक है बच्चों। नॉलेज ट्रांसमीटर, तो नॉलेज ट्रांसमीटर तो कभी भी टीचर का काम है ही नहीं। हमने कई बार पढ़ा है, टीचर का काम है अधिगम को सिंपल बना देना, तो ये भी आंसर नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। सहायक, सहायक बिल्कुल सही है बच्चों, सहायता करनी है बच्चों की, कहीं अपने वो रास्ते से भटक ना जाएं, ठीक है। हाँ, तो सहायता करनी है, बच्चे अपने आप करेंगे चीजें, उन्हें फ्री एक्टिविटी करने दो, एक्टिव रह के उन्हें ज्ञान का निर्माण करने दो। तो जो रचनावादी शिक्षण होता है बच्चों, उसमें टीचर सहायक के रूप में काम करता है बच्चों, ठीक है। स्कैप फोल्डिंग करेगा केवल टीचर, सी बिल्कुल सही है बच्चों। एग्जाम लेने वाला परीक्षक, ये भी नहीं आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है ये,
इसका आंसर आपको बताना है। किस प्रकार की स्मृति तथ्यों और अवधारणाओं से संबंधित है बच्चों? विच मेमोरी इज रिलेटेड टू द फैक्ट्स एंड कंसेप्ट? कौन सी मेमोरी फैक्ट और कंसेप्ट पर बेस्ड है बच्चों? ठीक है। घटनात्मक स्मृति क्या होती है बच्चों? जहां पे हम चीजों का ऑर्डर मैटर करता है, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। जैसे कहानी होती है ना, वो घटनात्मक होती है। कहानी आपने याद कर ली, कहानी में ऑर्डर नहीं बदल सकते आप। ठीक है। बचपन में एक हीरो था, हीरो को एक हीरोइन से प्यार हुआ, गुंडे ने हीरोइन को मार दिया, फिर हीरो ने बदला लिया, तो इसमें ऑर्डर मैटर करेगा। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हीरो ने हीरोइन को मार दिया, फिर हीरो को हीरोइन से प्यार हो गया। तो ये घटनात्मक मेमोरी है, समझ गए ना? तो हाँ, एपिसोडिक, जहां पे एपिसोड, हर एक एपिसोड की कहानी, दूसरा एपिसोड पहले एपिसोड से पहले नहीं आ सकता, तो इस प्रकार की मेमोरी नहीं है ये। ठीक है। दूसरी है बच्चों प्रोसीजर। प्रोसीजर में भाई जहां पे हमें किसी काम को करने का स्टेप वाइज, इसमें भी स्टेप वाइज होता है। जैसे भाई रोटी कैसे बनानी है, सब्जी कैसे बनानी है, इसमें एक प्रोसीजर है। ठीक है। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के सवाल कैसे सॉल्व करने हैं, तो इस प्रकार की मेमोरी भी आपकी, ठीक है, तथ्यों और स्मृति से रिलेटेड नहीं है। तो सिमेंटिक भाई, तो सिमेंटिक बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो सिमेंटिक मेमोरी वो होती है बच्चों जहां पे हम तथ्यों और मेमोरी याद करना सीमेंट की तरह आपके दिमाग में फिट हो जाए जो बातें, उन्हें सिमेंटिक कहते हैं। ठीक है। तो सिमेंटिक आंसर आएगा। सेंसरी मेमोरी वो होती है जो बहुत कम समय के लिए होती है। आपने कोई चीज देखी, भूल गए आप। जैसे आप गए मार्केट में, आपने देखी एक सुंदर कन्या गोलगप्पे खा रही है, थोड़ी देर बाद आप भूल गए। आपने सेंसरी मेमोरी थी, आपने अपनी आंखों से देखा, थोड़ी देर बाद आप भूल गए। वो एक आधा ना भूले वो अलग बात है। ठीक है। तो आंसर आएगा सी भाई, सी नहीं, हाँ सी, सीमेंटिक मेमोरी। सीमेंटिक मेमोरी है बच्चों जहां पे आप क्या करोगे बच्चों? स्मृति, आपकी मेमोरी में चीजें रहेंगी और तथ्य रहेंगे बच्चों। ठीक है। सी बिल्कुल सही है। बाकी सारे अलग अलग काम में यूज होंगे बच्चों। ठीक है। तो सैड इमोजी भी कई बच्चों के आ रहे हैं। सीमेंटिक भाई, तो सीमेंट जैसे जम जाता है ना, तो उसी प्रकार चीजें तुम्हारे दिमाग में जम गई, जो चीजें तुम्हें बिल्कुल परमानेंट याद रहती, तथ्य तुम्हें याद हैं। ठीक है। हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई हमें रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। आजाद आपा, आजाद देश के निवासी हैं, सारे तथ्य याद है तुम्हें। अपने बारे में तो जरूर याद है, जहां पे हमारा भला है। ठीक है। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित है भाई? तो बताओ भाई, कौन सा संवेगात्मक विकास से संबंधित है? ऑप्शन सी फिर से एक्सप्लेन करना भाई। ऑप्शन सी कौन सा था भाई? सिमेंटिक। सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है बच्चों? सिमेंटिक मेमोरी हमारी वो मेमोरी है जो चीजों को याद करके रखती है, परमानेंट हमारे दिमाग में रहती हैं जो चीजें हैं, वो सिमेंटिक मेमोरी है। तो कुछ चीजें हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहती हैं परमानेंट, जिन्हें तो भूलते नहीं हो आसानी से, वो सिमेंटिक मेमोरी है। तो जहां पे बच्चों किस प्रकार की स्मृति? तथ्यों तथा अवधारणाओं को। तो जो फैक्ट्स होते हैं, जो अवधारणाएं होती हैं, जो आपके दिमाग के अंदर जो कंसेप्ट हैं, जो आप कभी नहीं भूलते, तो वो आपकी सिमेंटिक मेमोरी में चले जाते हैं। कंसेप्ट का मतलब क्या है बच्चों? किसी चीज का कंसेप्ट तुम्हें पता चल गया, किसी चीज को करने का तरीका तुम्हें आ गया, ठीक है, तो वो तुम कभी नहीं भूलोगे, वो तुम्हारी सिमेंटिक मेमोरी का पार्ट है। आगे चलो भाई। तो संवेग से कौन सी चीज जुड़ी हुई है बच्चों? तर्क करने की शक्ति, संवेगों पर नियंत्रण, भाषा का विकास, गतिक कौशल। तो संवेगों पर नियंत्रण भाई, ये संवेगों से रिलेटेड है। ठीक है। संवेगों पर नियंत्रण, हालांकि बहुत सारे व्यक्ति, ठीक है, बुढ़ापे तक संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते। बहुत सारे इमोशनल व्यक्ति होते हैं, हालांकि हम भी बहुत भावुक व्यक्ति हैं। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी बातें आती है, कई बार वो अपनी संवेग भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता। आगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। स्मृति का वह प्रकार जिसमें व्यक्तिगत अनुभव संग्रहित होते हैं क्या कहलाता है भाई? द टाइप ऑफ मेमोरी दैट स्टोर पर्सनल एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। भाई जिसमें आपके पर्सनल एक्सपीरियंस स्टोर है, उस मेमोरी को क्या कहोगे बच्चों? ठीक है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस जहां पे आपके सेव है, उस मेमोरी को क्या कहोगे? क्या वो सिमेंटिक मेमोरी है? ठीक है। तो सिमेंटिक मेमोरी में तो अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या होते हैं बच्चों, फैक्ट्स और कंसेप्ट होते हैं बच्चों, फैक्ट और कंसेप्ट। ठीक है। प्रोसीजरल मेमोरी में होता किसी काम को करने का तरीका,
तरीका भाई, कैसे कोई काम होगा, ठीक है, कैसे कोई काम होगा, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, तो ये एक इसका एक प्रोसीजर है, ठीक है। गाड़ी के अंदर गाड़ी कैसे चलाते हैं गियर लगा के, इसका एक प्रोसीजर है। रोटी कैसे बनाते हैं, इसका एक प्रोसीजर है। तो चीजों को करने का तरीका प्रोसीजर मेमोरी के अंदर आता है बच्चों। एपिसोडिक मेमोरी, जहां पे घटनाएं आपकी, इस घटना के बाद ये हुआ, इस घटना के बाद ये हुआ, इस घटना के बाद ये हुआ, वो वाला है। और सेंसरी बच्चों, जिन्हें हम अपने सेंस ऑर्गन से प्राप्त करते हैं जो मेमोरी, सेंसरी मेमोरी आपकी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती। आपने नाक से सूंघा, पड़ोसी के घर में खुशबू आ रही थी, हलवा बन रहा था, कुछ देर बाद आप भूल जाओगे, ठीक है ना। तो अब बताओ क्या कहते हो तुम। तो बच्चों जो ये घटनात्मक है ना बच्चों, घटनात्मक, तो जीवन में जो घटनाएं हुई है ना, घटनात्मक मेमोरी उन घटनाओं को याद रखेगी। तो इसमें ऑर्डर भी मैटर करता है। जैसे तुम छोटे थे तो सब तुम्हें बहुत प्यार करते थे, टॉफी देते थे, चॉकलेट देते थे, गोद में खिलाते थे। फिर तुम थोड़े बड़े हो गए, तुमने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लोगों ने तुम्हें डांटना शुरू कर दिया। एक बार तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी बहुत ज़्यादा पिटाई की। फिर तुम बड़े हुए, तुम्हें जीवन में प्यार हो गया, तुम्हारी शादी हो गई, फिर तुम्हारा जीवन चलता गया। तो जो इसमें एक्सपीरियंस है ना, जो घटनाएं हैं हमारे जीवन में, खट्टी मीठी यादें हैं, वो उन्हीं से तो हमें एक्सपीरियंस आता है। एक्सपीरियंस घटनाओं से तो आता है। आपको पता चला आपने अपने दोस्त को पिछली बार 5,000 रुपये उधार दिए थे, ठीक है। अब आप उसने आपके पैसे वापस नहीं लौटाए, उसने दोबारा आपसे पैसे मांग लिए, तो आपको पिछली घटना याद आएगी, यार पिछली बार इसको 5,000 रुपये दिए थे, इसने तो दिए ही नहीं। तो एक्सपीरियंस पिछली घटनाओं से ही होता है। तो एपिसोडिक जो हमारे पास मेमोरी है, यही इसी में बच्चों हमारे एक्सपीरियंस भी होते हैं। जो घटनाएं होती हैं जीवन में, जो हमारी घटनाएं हुई हैं अलग अलग प्रकार की, हादसे हुए हैं आपके साथ, कुछ हसीन हादसे भी हुए हैं, वो आपका एक्सपीरियंस का पार्ट है बच्चों, ठीक है। मेमोरी के टाइप बच्चों, मेमोरी के टाइप शायद मैंने बताए भी हैं, ठीक है। अब देखो ये, तो मेमोरी के टाइप बच्चों अलग अलग प्रकार के हैं, और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग विचार हैं। तो ये फिक्स नहीं है कि ये प्रकार की मेमोरी होती है बच्चों, ठीक है। हाँ, सबने अपने हिसाब से वर्गीकरण किया है। किस प्रकार की सोच में एक ही सही उत्तर तक पहुंचा जा सकता है भाई। तो किस प्रकार की सोच होगी, एक ही सही आंसर हो। तो जब एक ही सही आंसर होता है तो उसे कहते हैं बच्चों कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक ही पॉइंट पे आके रुकना, ये कन्वर्जिंग है। डाइवर्जिंग का मतलब होता है एक के बहुत सारे ऑप्शन, ठीक है। तो जब एक ही सही आंसर होता है तो इसको कहते हैं बच्चों अभिसारी सोच, कन्वर्जेंट थिंकिंग बच्चों, जहां पे एक सही आंसर होगा। डाइवर्जेंट होता है जहां पे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, डाइवर्जेंट, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है बच्चों, जहां पे आप नया सोच करते हो, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, नई चीजों का आप खोज करते हो। और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है बच्चों, चिंतनशील, जब आप खुद के बारे में, अपने अच्छे बुरे चीजों के बारे में सोचते हो, उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं बच्चों। तो आंसर आएगा सी। आंसर क्या आएगा, सी, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं, सॉरी, ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग आएगा बच्चों आंसर। अभी सारी, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, किस अवस्था में भाषा विकास सर्वाधिक तीव्र होता है। भाषा का विकास सबसे तेज गति से कब होगा बच्चों। चार मेमोरी के टाइप पड़े हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो चार पड़े होंगे वो जनरल कैटेगराइजेशन है, ठीक है। अब समझो भाई, तो भाषा का विकास सबसे ज्यादा कब होगा बच्चों, शैशव अवस्था में होगा, प्रारंभिक बाल्यकाल अवस्था में होगा, किशोर अवस्था में होगा, प्रौढ़ अवस्था में होगा भाई। तो शैशव अवस्था में भाषा की शुरुआत होगी, सबसे ज्यादा विकास नहीं होगा। सबसे ज्यादा विकास बच्चों प्रारंभिक बाल्यकाल, जो अर्ली चाइल्डहुड एज होती है हमारी, ठीक है, प्री नर्सरी स्कूल वाली एज, यहां पे भाषा का विकास सबसे ज्यादा होता है बच्चों। भाषा का विकास तुमने पढ़ा होगा कि 5 साल का जो बच्चा होता है उसका भाषा का विकास काफी हद तक हो जाता है, वो सही तरीके से बोलना सीख जाता है, शब्दों को अच्छी तरह से पहचानना
सीख जाता है। तो 5 साल के बाद बच्चा पूरी तरह से भाषा का उसका विकास हो जाता है। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड जो हमारे पास स्टेज है, यहां पे भाषा का विकास सबसे ज्यादा होता है बच्चों। तो अर्ली चाइल्डहुड एज हमारे पास बच्चों। और बच्चों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, और इस साल तुम बना लो कि भाई इस साल तो नौकरी प्राप्त करके रहेंगे। इसी विश्वास के साथ इस साल तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। इस क्लास को यहीं पे विराम देंगे और सभी को बच्चों नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं इस साल आपको अपना लक्ष्य जरूर मिले और आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिव चीजें इस साल होंगी। इसी विश्वास के साथ मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।